पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभय हैं जो इकोनॉमिक्स में जेआरएफ हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में, फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स में जो जेआरएफ क्रैक करा है उसकी स्ट्रेटजी क्या है उसके बारे में। तो अभय, आपकी जर्नी क्या है जेएनयू तक आने की, उसके बाद इकोनॉमिक्स का जेआरएफ कैसे करा आप? मेरा नाम अभय त्रिपाठी है और मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर देवरिया से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपना बीएचयू से किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। उसके बाद मैंने वहाँ से मास्टर्स की तैयारी करी सीयूईटी पीजी के थ्रू और यहाँ जेएनयू में एडमिशन लिया। अब यहाँ पे मैं मास्टर्स सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और अभी फ़िलहाल में मैंने जेआरएफ का जो पेपर हुआ उसे क्रैक किया है विद एआईआर 12 और विद गॉड्स ग्रेस मेरे अच्छे नंबर आ गए और मैंने मेहनत भी की थोड़ी। तो ऐसी मेरी जर्नी रही ग्रेजुएशन से फिर यहाँ पे और अभी मैं पीएचडी परस्यू करने के लिए सोच रहा हूँ। तो जो जेआरएफ आपका हुआ है बीसी लास्ट वाले में हुआ है, कितने महीने लगाए आपने मास्टर्स के जेआरएफ का एग्जाम निकालने में? मेरी बेसिकली ग्रेजुएशन टाइम से मैंने स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ रखे थे और मेरी तैयारी अच्छी है मतलब इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में। तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं हुई, मैं ग्रेजुएशन से ही अच्छे से पढ़ रहा था। लेकिन मैंने प्रीवियस लगभग 4 to 5 मंथ्स मैंने जेआरएफ के लिए थोड़ी तैयारी की है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको अगर प्लान करना है, मतलब वो कौन सी चीज़ें आपने करी ताकि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई, 12 रैंक है जो आपकी, वो करने के लिए अगर किसी को और को करना है तो उसके लिए कैसे प्लान करें लोग, और कैसे आपने करा था? जेआरएफ निकालने के लिए सबसे जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, वो ये है कि आपके बेसिक्स, आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। वो है ग्रेजुएशन के टाइम से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। जो उसका सिलेबस है ग्रेजुएशन का, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं, माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, इन सारे सब्जेक्ट्स की एक-एक स्टैंडर्ड बुक आती है। वो स्टैंडर्ड बुक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए विद ग्राफ, मैथमेटिकल इक्वेशन एंड ऑल दैट। सो आफ्टर दैट क्लैरिटी आप सिलेबस देखते हैं और पीवाईक्यू को एनालाइज करके अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड किताबें कौन कौन सी हैं, सेक्शन वाइज अगर आप बता पाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर स्टार्ट करें माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो एक बेसिक बुक है एच.एल. आहूजा, उसके बाद आप कुट्सियानिस या हाल वेरिएंट पढ़ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बेसिक बुक अगेन एच.एल. आहूजा के द्वारा अच्छी बुक है। उसके बाद थोड़ा अगर एडवांस पढ़ना चाहें तो डॉनबुश एंड फिशर करके एक बुक है और एक रिचर्ड फ्रॉयन करके बुक है, उसे रेफर कर सकते हैं आप। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो डोमिनिक सैल्वाटोर करके एक बुक है, वो पढ़ सकते हैं। और पब्लिक फाइनेंस में एच.एल. भाटिया और मसग्रेव एंड मसग्रेव की बुक है, उसे पढ़ सकते हैं। एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एम एल झिंगन एंड टोडारो एंड स्मिथ करके एक बुक है, वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे अलग अलग सेक्शंस में एक एक दो दो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसे रेफर करके आप अपनी तैयारी को बेस कर सकते हैं। जो पेपर वन था, पेपर वन में कितने थे आपके लगभग? पेपर वन में मेरे लगभग 36 क्वेश्चन सही थे इस बार। तो अच्छी स्कोर है। तो पेपर वन के लिए कैसे तैयार करा? पेपर वन में अच्छे स्कोर के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मेरा मैथ्स बैकग्राउंड रहा है, तो जो बेसिक रीजनिंग और मैथ्स के सवाल आते हैं वो मेरे नॉर्मली हो जाते थे। मैंने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो मेरे क्वेश्चंस हो जा रहे थे, वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। बाकी जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अलावा, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये 4-5 चैप्टर्स हैं जो कि इस पार्टी में काफ़ी स्पेसिफिक हैं। तो इसके लिए केवीएस मदान करके एक बुक आती है अरिहंत की, वहाँ से मैंने उन चैप्टर्स को पढ़ के स्पेसिफिक उसके नोट्स बना लिए और उसके प्रीवियस 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज देख लिए। तो वो टॉपिक्स मेरे वहाँ से हो गए। बाकी जो पोर्शन उसमें रिमेनिंग है वो है कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग का। तो वो आप बेसिक कुछ मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत नहीं है। जब आप जेआरएफ की तैयारी करते हैं, खासतौर पर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, उस दौरान थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता होगा। आप मास्टर्स में भी अच्छे हैं तो यूपीएससी सेक्शन में भी जाना है, इधर भी जाना है, तो वो उस कन्फ्यूजन को कैसे आप बाहर आते हैं उससे? मुझे लगता है ये काफ़ी लोग सोचते हैं कि मास्टर्स के टाइम पे कि हमें यूपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर एकेडमिक की तरफ जाना है। तो मेरा यही सजेशन है कि एक बार कुछ टाइम लेके डिसाइड कर लें कि हमें आइदर कॉम्पिटिटिव की तरफ जाना है या फिर रिसर्च करना है। और एक बार क्लैरिटी आने के बाद फिर आप प्रोग्रेस करें अपने डायरेक्शन में। तो कौन सा बेटर लगता है, मतलब आप एकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो, क्या अट्रैक्ट करता था एकेडमिक्स के बारे में आप? एकेडमिक लाइफ जो है वो काफ़ी मुझे जैसे मतलब ऐसे पीसफुल लगती है और आप अपने में रहते हैं, स्टूडेंट से इंटरेक्शन और एक अपना शांत माहौल होता है। और खुद के लिए और टाइम। हाँ, खुद के लिए टाइम होता है, अलग-अलग लेक्चर्स अटेंड करना, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना एंड ऑल दैट। ये मुझे अच्छा लगता था पर्सनली पहले से, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिसर्च करना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि जो बच्चे अभी तैयारी करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स का, कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखनी ही है अगर आपको जेआरएफ करना है, नेट करना है इकोनॉमिक्स? जेआरएफ के लिए जो सबसे मेन चीज़ है, जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताई, पीवाईक्यू एनालिसिस, वो तो है। जो एक्स्ट्रा एडिशन पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ थीम्स हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जो बार-बार रिपीट करते हैं जेआरएफ में और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ मैं उनमें से गिनाना चाहूँगा, जैसे
बैंकिंग एंड मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो कमिटीज़ आई थी, बैंकिंग रिफॉर्म्स हो गया, फिस्कल सेक्टर में रिफॉर्म हो गया, टैक्सेशन रिफॉर्म कमिटीज़ वगैरह हैं, या ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स होते हैं, उनकी नंबरिंग, कौन सा गोल कौन से नंबर का है और किस चीज़ के बारे में है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइजेस मिले हुए हैं 1969 के बाद अभी तक, तो किस साल में किसको मिला और किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ऐसी 4-5 थीम्स हैं जिससे बार-बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा ये चीज़ें आपको एकदम तैयार होनी चाहिए। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि नेट जेआरएफ के पेपर में देखने को मिलता है कि क्रोनोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इकोनॉमिक्स की कौन-सी थियरी कब दी गई, किसने दी, वो थियरी किस बारे में है और कौन-सी बुक कब आई। तो ये सारी चीज़ें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए एकदम। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में। और स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो तो आपको करना ही है। आपके फेवरेट इकोनॉमिक्स कौन से हैं? मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं कीन्स। हाँ। उन्होंने काफ़ी मतलब रियलिस्टिकली बताया है इकोनॉमी कैसे काम करती है, इफेक्टिव डिमांड के बारे में बताया है। और एडम स्मिथ ऑब्वियसली जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, क्योंकि वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं। एडम स्मिथ की जो बुक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वो 1776 में छपी थी। उसमें उन्होंने बेसिकली इनविजिबल हैंड की बात की थी, जिसका मतलब होता है ओन सेल्फ इंटरेस्ट, जो कि मार्केट को रेगुलेट करता है। और उसमें उन्होंने जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस किया, वो था स्पेशलाइजेशन, लर्निंग बाय डूइंग, और कैसे हम जो जो लोग किसी पर्टिकुलर काम को करने में ज़्यादा सक्षम हैं, वो उसी काम को करें, जिससे प्रोडक्शन और एफिशिएंसी और बढ़ेगी इकोनॉमी में। तो इन सब फैक्टर्स पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया। जिस वक़्त इन्होंने ये किताब लिखी थी, उसी साल अमेरिका की क्रांति हुई थी। एक बड़ा डिबेट ये चलता है कि इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक तरीके से दुनिया किसने बदली है। मेरा यकीन ये है कि इस किताब ने दुनिया ज़्यादा बदली है, अमेरिका की क्रांति ने कम बदली। इस किताब का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, आज की जो दुनिया हम आस-पास देख रहे हैं कि एक इंसान है, वो चाह रहा है, जो व्यापार करना चाह रहा है, वो कर ले रहा है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। जो पूरा का पूरा व्यापार का आइडिया है, पूरा-पूरा आइडिया है कि आपके पास जो बेस्ट आप काम कर पाते हैं, आप करें, मैं अपना बेस्ट करूँगा, फिर हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये जो आज हम सोच पा रहे हैं, इसका जो ओरिजिन वाला है, वो एडम स्मिथ। तो ये तो बातें हो गई इकोनॉमिक्स के बारे में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बारे में। इस तरह के एग्ज़ाम्पल मैं जानबूझ के लाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि जो एकेडमिक जर्नी है, उसका वो पीक है कि कभी एडम स्मिथ का हाफ भी कोई बन जाए, तो उस तरह है। तो इन चीज़ों को आप रिलेट करो, थोड़ा वो जोश लाना चाहिए, मतलब मोटिवेशन तो होना चाहिए। अगर आप हाँ। पीएचडी लेना चाहते हैं, आप मतलब कोई जॉब नहीं है कि मिल गई तो कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में पीएचडी करना चाहते हैं, तो पैशन तो चाहिए। सब्जेक्ट को लेके पैशन होना चाहिए आपका, टीचिंग के प्रति, और इंटरेक्शन हो लोगों से, आप समझा पाएँ, कुछ नया कंट्रीब्यूशन दे पाएँ अपने रिसर्च के थ्रू। इसका पैशन होना चाहिए, और वो अगर है तो आप इसमें आ सकते हैं आगे और पीएचडी परस्यू कर सकते सही। और रिसेंट जिन लोगों को नोबेल मिला है, उनमें सबसे इंटरेस्टिंग इंसान कौन लगता है? हैं। रिसेंट में अभी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस बार का जो नोबेल मिला, हाँ। वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बेस्ड था कि किस देश के इंस्टीट्यूशन कैसे हैं और उसके थ्रू डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन से हैं, इनको एक्सप्लेन किया गया था। इस तो बारे में। हाँ, इस बार जो नोबेल मिला। लेकिन मेरे फेवरेट अभी के लिए पॉल क्रुगमैन हैं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ हैं, और हमारे हमारे अमर्त्य सेन साहब, उनको 1998 में नोबेल मिला, तो उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन में और अभी भी अमर्त्य सेन साहब की फ़ोटो अपने रूम में लगा रखी है, और जिससे थोड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में थोड़ा आगे कुछ करने की और पढ़ने की। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को जानना है, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो पहले तो जेआरएफ, नेट जेआरएफ की तैयारी भी करना है, जेएनयू की तैयारी भी करना है और पीएचडी निकालना है। लास्ट मोटिवेशन क्या है? इस एग्ज़ाम को आपने निकाला हुआ है, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे कि आप क्यों ये एग्ज़ाम करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए मोटिवेशन ये है कि आप अगर पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं, तो एक तो आपके पास अगर जेआरएफ होगा, तो आपकी एलिजिबिलिटी मिनिमम जो है नेट की, वो तो आपकी ऑब्वियसली फुलफिल हो जाएगी। आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल जाएगी जेआरएफ के थ्रू, जो पैसे मिलते हैं। जो लोग थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, मिडिल क्लास विलेजेस से आते हैं, उनको काफ़ी हेल्प मिल जाती है रिसर्च परस्यू करने में। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है और आप 3-4 साल में आराम से रिसर्च करके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और अपने थीसिस पब्लिश कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी हेल्प मिल जाती है, और एक पीसफुल लाइफ होती है, फिर आपको टाइम मिल जाता है उसका तैयारी का। और आप यंग होते हैं, मतलब लगभग 22, 23, 24 साल के होते हैं। आपको खुद के बारे में नहीं पता होता, मतलब इंसान धीरे-धीरे करके जानता है कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ। तब आप 4-5 साल बाई करते हैं, जहाँ आप जानते हैं कि भाई लिखते हुए कि यार मैं ऐसे बन सकता हूँ, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो रिसर्च एक अच्छा तरीका है जिससे आप खुद को जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, और अगर आप बहुत लकी और मेहनती रहे हैं तो शायद आपको नोबेल भी मिल सकता है, अगर आप अमर सेन जैसे हैं। तो ये तो बातें हैं अभय के साथ। लगातार हम लोग ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ इतनी है कि आपको देखना है, आपको शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।